हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीएससी गोल्स। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं जनवरी मंथ का करंट अफेयर। इससे पहले हमने बाकी महीनों का करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है, जो कि यूपी स्पेशल का है। आप लोग जानते हैं कि यूपी स्पेशल एग्जाम्स के लिए यूपी का करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेंस का जो सिलेबस चेंज हुआ है उस हिसाब से यूपी का प्री में भी काम आने वाला है। तो चलिए अब शुरू करते हैं जनवरी मंथ का। ये हमारी न्यूज़ है। नेक्स्ट हम पहली न्यूज पे चलते हैं। वाराणसी में देश के पहले रोपवे ट्रांसपोर्ट के लिए 200 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें यह है कि वाराणसी में देश के पहले रोपवे ट्रांसपोर्ट के लिए 200 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। यानी कि जो हमारा उत्तर प्रदेश का बनारस जिला है, वहाँ पे रोपवे बनाया जाएगा। और जो मतलब कहाँ से कहाँ तक की, ये हमारे सैलानियों के लिए है। भीड़ वाले इलाके सॉरी एक हाँ, भीड़-भाड़ वाले इलाके कैंट स्टेशन से गोदोलिया तक के सफर के लिए रोपवे की सुविधा मिलेगी, जिसके लिए देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे को धरातल पर उतारने के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये देश का पहला ट्रांसपोर्ट रोपवे है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बताया कि राज्य में वाराणसी कैंट से गोदोलिया के बीच सड़क किनारे से गुजर रही जन सुविधाओं की लाइन को शिफ्ट करने के लिए बजट का पहली किस्त में जनवरी से पहले सप्ताह में जारी की जाएगी। 15 जनवरी के बाद जो जन सुविधाओं की लाइन को शिफ्ट करने के लिए तैयारी कराई जा रही है। ठीक है गाइज, आज थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि मुझे जुकाम है, तो प्लीज़ एडजस्ट करिएगा। अगर कुछ गलत मैं बोलती तो उसके लिए मैं ऐसे सॉरी वो कह रही हूँ। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जीपीआर सर्वे में जलकल स्मार्ट सिटी गेल जल निगम बीएसएनएल और बिजली विभाग के निर्माण को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा कैंट रेलवे स्टेशन से गोदोलिया चौराहे तक 75 किलोमीटर का जो रोपवे निर्माण है उसके लिए 1.59 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण के लिए चिन्हित की गई है, जिसमें निजी हेक्टेयर इतना होगा 0.96 और सरकारी हेक्टेयर 0.63 हेक्टेयर होगा। ठीक है, तो सर्किट रेट से तय मुआवजा के आधार पर निजी जमीन पर 72 करोड़ रुपए और सरकारी जमीन पर 101 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जो नेक्स्ट है, मंडलायुक्त ने बताया कि कैंट भारत माता मंदिर बेसन थियोसॉफिकल सोसाइटी रथ यात्रा गिरिजाघर और गोदोलिया चौराहे पर स्टेशन और 30 टावर बनाए जाने हैं। बताया कि रोपवे परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में मार्च में रोपवे का काम शुरू हो जाएगा। यानी कि मार्च हमारा एंड होने वाला है, आज 29 मार्च, तो ये काम अब हमारा एंड पे भी होगा। नेक्स्ट है, कर्नाटक की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में होगा खेती का सर्वे। देखिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जैसे कर्नाटक में होता है खेती का सर्वे, वैसे ही उत्तर प्रदेश में अनुमान के आधार पर अभी तक रबी खरीफ जायद की खेती के क्षेत्रफल, उत्पादन, प्राकृतिक आपदा पर और नुकसान संबंधी आंकड़े जुटाए जाते थे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि अगर सब कुछ ठीक ठाक चला तो 1 साल बाद यह साफ साफ पता चल सकेगा किस जिले में किस किसान के पास कितनी खेती है। और हमें ये पता चल सकेगा कि किसान के पास कितनी खेती है, रबी खरीफ और जायद में कितने रकबे में क्या बोया है और कितना बोया गया, कितना उत्पादन हुआ, ये भी हमें सारी जानकारी मिल सकेगी, क्योंकि हम कर्नाटक के तर्ज पे यूपी में भी खेती का सर्वे करने जा रहे हैं और इसके सटीक आंकड़े भी मिलेंगे और इसके साथ ही इनका डिजिटलीकरण भी होगा। नेक्स्ट है, अभी तक कृषि और राजस्व विभाग द्वारा जिला स्तर पर अनुमान पर आधारित देश की खेतीबाड़ी के आंकड़े जुटाए जाते हैं। इसके अलावा जो कृषि क्षेत्र में सैटेलाइट मैपिंग है उसकी भी तैयारी की जा रही है। सैटेलाइट से जिलेवार, ब्लॉकवार हर गांव के किसानों के खेतों के आकार, प्रकार, फसलों की बुवाई, उत्पादन आज तक की सटीक जानकारी मिल सकेगी। उसी के अनुरूप किसानों को आवश्यक खाद, रसायन और आदि उपलब्ध करवाया जाएगा और फसलों के चयन के बारे में एडवाइजरी दी जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी तक तो प्रदेश में खेतीबाड़ी का सारा ब्यौरा अनुमान के आकलन पर संकलित होता है। इसमें पूरी तरह साफ साफ यह नहीं पता चल पाता कि किस किसान के कितने क्षेत्रों में कौन सी फसल बोई, और अतिवृष्टि, बाढ़, पाला, अग्निकांड जैसी आपदा के समय भी सही जानकारी जुटाने में काफ़ी दिक्कत और परेशानी आती है। तो इस हिसाब से जो ये सर्वे है, इस मक्के मॉडल को प्रस्तुत कर प्रदेश में आकार किया गया है और अब इस पर ये सब करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। शहरी क्षेत्रों में 3000 वर्ग किलोमीटर भूमि होने पर ही खोल सकेंगे निजी स्कूल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसके प्रमुख सचिव हैं, उन्होंने बताया कि जो राज्य बोर्ड ने शहरी क्षेत्र में निजी विद्यालय खोलने के लिए 3000 वर्ग मीटर जमीन होना जरूरी कर दिया है। किसने? राज्य बोर्ड ने। शहरी क्षेत्र में निजी विद्यालय के लिए अगर आपको खोलना है तो 3000 वर्ग मीटर जमीन वहाँ पे होना जरूरी है, जो कि पहले 650 वर्ग मीटर थी। ठीक है, और नेक्स्ट इसके प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रमुख सचिव हैं दीपक कुमार। उन्होंने बताया है कि निजी स्कूलों को मान्यता देने के लिए प्रस्तावित नए
तो इसके लिए जो हमारे नए मानक हैं कि उनको शासन को और उनकी शर्तों को शासन ने मंजूरी दे दी है। शासन ने मंजूरी बोर्ड द्वारा नियमों को लेकर सुझावों और आपत्तियों को औचित्य न होने की बात कहते हुए खारिज करने की बात कही है। नई शर्तों के तहत अब शहरी क्षेत्र में विद्यालय खोलने के लिए 3000 वर्ग मीटर होना जरूरी होगा, जो कि पहले 650 वर्ग मीटर ही थी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में 6000 वर्ग मीटर जमीन की अनिवार्यता होगी, जो कि पहले 2000 वर्ग मीटर थी। इसके अलावा धरोहर राशि में भी कई गुना बढ़ोतरी की गई है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र में विद्यालय खोलने के लिए 3000 वर्ग किलोमीटर जमीन होना जरूरी होगा। ठीक है, ये नई शर्त है, और जो कि पहले 650 की, तो हमने ऊपर बता ही दिया है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र का आप लोग याद कर लीजिएगा कि 6000 वर्ग जमीन मीटर की अनिवार्यता होगी, ये दिमाग में रखिएगा, जो कि पहले 2000 वर्ग मीटर थी। ठीक है, इसके नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि दीपक कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार ये बदलाव यानी न्यूनतम मानक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए निर्धारित होते हैं। इसीलिए वित्त विहीन विद्यालयों को मान्यता देने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद के संशोधनों के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि शासन ने माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के सभापति को सचिव को निर्देश दिए हैं कि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 2021 की धारा 16(2) की व्यवस्था में अनुसार मानकों शर्तों की अधिसूचना गजट में प्रकाशित की जाए। नेक्स्ट है कि समिति ट्रस्ट कंपनी अधिनियम 2013, तो इसका जो अध्याय 8 है, इसके अंतर्गत पंजीकृत कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट का पंजीकृत व यथास्थिति नवीनीकृत होना अनिवार्य होगा। भाभूत कोष के रूप में 5 लाख रुपए केवल विद्यालय के नाम जमा व निरीक्षण अधिकारी के पदनाम में बंधक होंगे। पहले प्राभूत कोष के लिए 15,000 रुपए राशि निर्धारित थी। सुरक्षित कोष के रूप में 1.5 लाख रुपए जमा होंगे, जबकि पहले मात्र 3,000 रुपए जमा करना अनिवार्य था। ठीक है, तो अब इसमें जो इतना बड़ा जो हमारा एरिया की शर्त दी गई, वो किस लिए दी गई है? ऑब्वियसली क्रीड़ा स्थल और एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती, खो खो का, ताकि खेल के क्षेत्र में भी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और छात्र संख्या के अनुरूप 1 वर्ग मीटर की दर से प्रत्येक छात्र छात्रा के लिए कुर्सी में डेस्क की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में अब ऐप से लगेगी मनरेगा श्रमिकों की 100% हाजिरी। कि जो मनरेगा श्रमिक हैं उनकी अब हाजिरी मतलब उनकी अटेंडेंस लगेगी किससे? नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप से लगाने की व्यवस्था की जा रही है, कामों में पारदर्शिता लाने के लिए। ठीक है, इनके क्रम में जो मनरेगा के कामों में पारदर्शिता लाने के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS के माध्यम से 100% हाजिरी लगाने की व्यवस्था ग्राम विकास कर रहा है। इसी साल से मनरेगा श्रमिकों की 100% हाजिरी इस ऐप के माध्यम से लगने लगेगी। इसके लिए ग्राम विकास आयुक्त GS प्रियदर्शी ने सभी जिलाधिकारियों व जिला कार्यक्रम समन्वयक को दिशा निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइंस को हवाला देते हुए लिखा है कि श्रमिकों की उपस्थिति को ऐप के माध्यम से लिया जाना सुनिश्चित किया जाए और उसकी समीक्षा प्रत्येक माह विकास खंड के स्तर पर की जानी चाहिए। उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना जो मनरेगा भारत में लागू एक गारंटी योजना है, जिसे प्रदेश में 7 सितंबर 2005 को विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मुख्यमंत्री ने किया UPPSC की नई वेबसाइट का शुभारंभ। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट है उसका शुभारंभ हुआ है। उसमें आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा तो देखा होगा, आयोग ने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR की व्यवस्था शुरू की है। इसके अंतर्गत OTR में दर्ज डिजिटल रूप में कभी भी कहीं से भी उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट है, इसके अलावा सरकारी नौकरी के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन के तहत आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना होगा। रजिस्ट्रेशन और OTR में दर्ज जानकारियां भर्ती संस्थानों से डिजिटली सत्यापित होगी, जिसमें अभ्यर्थियों को सहूलियत होगी। यानी कि एक बार आपका OTR रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर आप किसी और भी पोस्ट में अप्लाई करना चाहें या अगली बार अप्लाई करना चाहें तो आपकी बेसिक डिटेल्स पहले से ही सारी अपलोड होंगी, बस आपको फी सबमिट करके फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट करना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। गौशालाओं के लिए बनाया जाएगा सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के बृहद गो आश्रय स्थल के संबंध में प्रस्तुतिकरण का अवलोकन बताया कि गौशाला चलाने के लिए उनकी अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाया जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा है कि गौशालाओं का निर्माण PPP मोड पर किया जाए, ताकि साथ ही उन्हें नेचुरल फार्मिंग गोबर पेंट CNG और CBG से जोड़ा जाए। इससे गौशालाएं आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगी और गायों के रखरखाव एवं पालन पर आने वाले खर्च खुद उठा सकेंगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदेश में 2 से 3 हजार गौवंश धारण की क्षमता वाले आश्रय स्थलों के निर्माण को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौशाला संचालन के लिए इच्छुक NGO के साथ ही MOU करें, उन्हें आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराएं। नेक्स्ट है कि
अब इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन ये देख लेते हैं कि सहभागिता योजना के तहत निराश्रित गौवंशों को पालने वाले किसानों को प्रति गौवंश 900 रुपये मासिक दिए जा रहे हैं, जो भू सत्यापन के बाद किसानों को उनका भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही निराश्रित गौ आश्रय स्थल सहभागिता योजना को पोषित परिवारों के लिए एक गाय की गौ संरक्षण में काफी प्रभावी है। नेक्स्ट है, बनारस देगा देश को कचरे से कोयला बनाने का प्लांट। 4 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के बनारस के नगर निगम अधिशासी अभियंता अजय राम ने बताया कि धर्म संस्कृति के लिए विख्यात बनारस अब देश में कचरे से कोयला बनाने का प्लांट भी देगा। कचरे से कोयला बनाने का पहला प्लांट बनारस के रमना में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, अभियंता अजय राम ने बताया कि बनारस के रमना में प्लांट शुरू होने पर प्रतिदिन 600 टन कचरे से 200 टन कोयले का उत्पादन हो सकेगा। कोयले से कोयला बनाने वाला यह देश का पहला प्लांट होगा। कचरे से कोयला बनाने वाला यह देश का पहला प्लांट होगा, जिसका निर्माण एनटीपीसी की ओर से किया जा रहा है। ठीक है। प्लांट में कचरे से कोयला बनाया जाएगा। इसका सफल परीक्षण 2022 में हो चुका है। एनटीपीसी तय मानकों पर प्लांट की एक इकाई का तकनीक परीक्षण कर रहा है। जून माह के अंत तक प्लांट की पहली इकाई शुरू की जाएगी। उत्पादन के बाद कोयलों को आसपास के जिलों में संबंधित कंपनियों में बेचा जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें कुछ मॉडर्न है नहीं, तो चलते हैं। मऊ की दाक्षायणी पांडे के कार सुरक्षा मॉडल का धमाल। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की एक गरीब किसान की बेटी है दाक्षायणी पांडे। उनका चयन कार सुरक्षा मॉडल के आधार पर अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलर के साथ हुआ है। इस समय वह 12वीं की पढ़ाई कर रही हैं। इसके प्रमुख गुण देख लेते हैं कि दम घुटने से कार में एक मासूम की मौत की घटना टेलीविजन पर देखने के बाद व्यतीत दाक्षायणी पांडे ने कार सुरक्षा का ऐसा मॉडल तैयार किया जिसे देखकर सुनकर पूरी दुनिया चकित है। इस मॉडल से प्रभावित होकर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्हें बुलावा मिला। दाक्षायणी पांडे स्कॉलरशिप पर बायो इंजीनियरिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सितंबर 2023 में अमेरिका रवाना होंगी। ठीक है। किसके लिए? बायो इंजीनियरिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सितंबर 2023 में अमेरिका रवाना हो जाएंगी। उन्होंने मिशन प्रोटेक्टर कारों के लिए एक सुरक्षा सेटअप बनाया, जिसमें वह वाहन में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर के बढ़ने के साथ ही सक्रिय हो जाता है और कार की खिड़कियों को अंदर ताज़ा हवा की अनुमति देने के लिए रोल करता है। असल में अगर कार में चल रही हो तो उसके शीशे बंद हो तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जमा हो जाती है। इसकी वजह से कार में बैठे लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। लेकिन मिशन प्रोटेक्टर की खूबी यह है कि जैसे ही कार में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, तुरंत अलर्ट देगा और अपने आप ही विंडो खुल जाएगी, कार के शीशे नीचे हो जाएंगे। विदित है कि दाक्षायणी ने पहली बार अपना मॉडल IIT दिल्ली में आयोजित इंडिया 75 नेशनल आइडियाथॉन 2021 में प्रदर्शित किया, जिसमें उनका मॉडल प्रथम स्थान पर रहा है। इस मिशन प्रोटेक्टर को पेटेंट कराएंगे। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में वेब सीरीज पर मिलेगी भारी सब्सिडी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में बॉलीवुड के फिल्म निर्देशकों और कलाकारों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि यूपी सरकार प्रदेश में निर्मित होने वाली वेब सीरीज और 50% की सब्सिडी, अगर कोई वेब सीरीज यूपी में बनती है तो उसको 50% की सब्सिडी और वेब फिल्मों की लागत 25% की छूट की दिशा में काम करने जा रही है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे के दौरान उनकी बॉलीवुड हस्तियों के साथ बैठक में उत्तर प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इन इंडिया के तौर पर प्रमोट किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि वेब सीरीज और वेब फिल्मों के साथ ही स्टूडियो और लैब के लिए 25% तक की सब्सिडी उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 64वें और 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा मिला है। और इसमें फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सब्सिडी की बात की है, उससे नए फिल्म निर्माताओं को मदद मिलेगी। बैठक में मंत्री सुनील शेट्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि बॉलीवुड बॉयकॉट टैग को हटाया जाए ताकि बॉलीवुड की बिगड़ी छवि को सुधारा जा सके। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में भर में होंगे भव्य आयोजन, हर जिले को मिलेगा 3 लाख का बजट। 6 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने उत्तर प्रदेश के दिवस के मौके पर, यानी कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का दिवस होता है, यानी उत्तर प्रदेश का जो स्थापना हुई थी वो इसी दिन हुई थी, तक लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जिलों में भव्य आयोजन कराए जाने के निर्देश दिए हैं। इसमें राज्य स्तरीय समारोह जो है वो लखनऊ के आबस शिल्प ग्राम में होगा। इन्होंने इस आयोजन में सभी विभागों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। संस्कृति विभाग की ओर से प्रत्येक जिले को आयोजन के लिए 3 लाख रुपए का बजट दिया जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर खादी एवं ग्रामोद्योग MSME स्वयं सहायता समूह की ओर से ODP स्टॉल लगाकर उत्पादों का क्रय विक्रय और प्रचार प्रसार किया जाएगा। जिला स्तर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सरकार की विकास योजना में उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
खेल विभाग की ओर से खो खो, कबड्डी, शूटिंग, बॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेनिस, दौड़ और बाधा दौड़ प्रतियोगिताएं की जाएंगी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देगा। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास, यानी कि आपने देखा होगा हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था गंगा विलास। तो ये क्या है देखते हैं। जो केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी 2023 को वाराणसी में एमवी गंगा विलास के साथ दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का शुभारंभ भारत के लिए रिवर क्रूज पर्यटन के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक होगा। इसके साथ इसके प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। यह लग्जरी क्रूज भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों में 27 नदी प्रणालियों में 32 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। इस पॉइंट को आप लोग को काफ़ी ज़्यादा याद रखना है, इसको ध्यान में रखना है कि इसी से क्वेश्चन बन सकता है। सॉरी। नेक्स्ट है कि एमवी जो गंगा विलास क्रूज दुनिया के सामने देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए सुसज्जित किया गया है। विश्व विरासत स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों, बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों स्थित 50 पर्यटन स्थलों की 51 दिनों की क्रूज यात्रा की योजना बनाई गई है। यानी कि इस जो गंगा विलास क्रूज है इनमें इन सब की यात्रा होगी। ठीक है। नेक्स्ट है एमवी गंगा विलास की यात्रा कार्यक्रम को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के स्थानों पर रुकने के साथ भारत में समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया गया है। वाराणसी से प्रसिद्ध गंगा आरती से यह बौद्ध धर्म का महान श्रद्धा के साथ सारनाथ में रुकेगा। मायोंग को भी कवर करेगा और अपनी तांत्रिक विद्या के लिए जाना जाता है जो मायोंग। और माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम में वैष्णव संस्कृति का केंद्र है। यात्री विहार, स्कूल ऑफ योग, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी जाएंगे जिससे उन्हें आध्यात्मिकता एवं ज्ञान समृद्ध भारतीय विरासत से रूबरू होने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है यह क्रूज रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध बंगाल डंटा खाड़ी में सुंदरवन के जैव विविधता से भरपूर धरोहर स्थलों और एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वहाँ जाएगा। एमपी गंगा विलास क्रूज 62 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा है, 1.4 मीटर के ड्राफ्ट के साथ चलता है। इसमें 3 डेक हैं। 36 पर्यटकों की क्षमता वाले बोट पर 28 स्वीट हैं। पर्यटकों के लिए यादगार शानदार में प्रदान करने के लिए सुविधाएं हैं। जहाज अपने मूल में स्थायी सिद्धांतों का पालन करता है क्योंकि यह प्रदूषण मुक्त प्रणाली और शोर नियंत्रण तकनीकों से लैस है। एमवी गंगा विलास की पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक वाराणसी से डिब्रूगढ़ की यात्रा का आनंद लेंगे। और एमवी गंगा विलास को डिब्रूगढ़ के पहुंचने की संभावित तिथि 1 मार्च 2023 है। नेक्स्ट ये आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इससे, क्योंकि हमें इतना डीप नहीं पढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यानी कि जो हमें अब हम ऊपर पढ़ चुके वही न्यूज़ है। तो अभी हम इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर मिलते हैं वो देख लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है जो कि 1000 करोड़ रुपए से अधिक की नई अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी उन्होंने किया इस टाइम पे। और रांची से डिब्रूगढ़ तक के सबसे लंबे रिवर क्रूज विश्व पर्यटन मानचित्र उत्तर भारत के पर्यटन स्थलों को सामने लाएगा। ठीक है, यही सब इसमें दे रखा है। 25 विभिन्न नदी धाराओं से होकर के गुजरेगा, इसलिए लोगों को नदी क्रूज जिस क्रूज का विशेष महत्व है। भारत की नदी प्रणालियों को समझने में जो गहरी रुचि रखते हैं। अगर आपको नदी प्रणाली तंत्र समझना है, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस पर जाके आनंद ले सकते हैं। अब इसमें वही सब दे रखा है, आप लोग चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बाकी को जो बचा हुआ करंट है वो। चलिए, इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हेल्प मी टू ग्रो। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।